स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखे और गहरे विषय पर विचार कर रहे हैं। इसे कुछ लोग इंटरडायमेंशनल पेरेंटिंग कहते हैं। हाँ, मतलब ये सोचना कि कोई साथी जो अब इस दुनिया में नहीं है, हाँ, क्या वो फिर भी अपने बच्चे के जीवन में दूसरी तरफ से कोई सक्रिय भूमिका निभा सकता है। बिल्कुल। और इसी पर बात करने के लिए हमारे पास एलेक्सा पॉल्स नाम की एक महिला के अनुभवों का ब्यौरा है। साथ ही चैनलिंग के जरिए मिले कुछ और दृष्टिकोण भी हैं। इसमें उनके दिवंगत पति जॉर्ज और जेशुआ नाम के एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के संदेश भी शामिल हैं। ये जानकारी एक किताब के अंशों और एलेक्सा के अपने एक खास अनुभव, जिसे बिटवीन लाइफ सोल रिग्रेशन कहते हैं, उससे ली गई है। हाँ, तो हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि इस पूरे विचार की परतों को खोलना है। एलेक्सा की कहानी से ये समझना है कि भाई ऐसे अनुभव दुख, हानि और रिश्तों की हमारी समझ को कैसे बदल सकते हैं। सही। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है मेक्सिको सिटी में। जो किताब के लेखक हैं, उनकी मुलाकात एक ट्रांसलेटर से होती है और वो बातों बातों में बड़े सहज तरीके से इंटरडायमेंशनल पेरेंटिंग का जिक्र करती हैं। अच्छा। हाँ, वो अपनी दोस्त एलेक्सा पॉल्स के बारे में बताती हैं। कहती हैं कि उनका पति गुजर चुका है, लेकिन वो अब भी अपने बेटे के पालन पोषण में मदद कर रहा है। ये एलेक्सा, जो असल में जर्मनी से हैं, मेक्सिको में जॉर्ज से मिली थी। जॉर्ज एडवेंचर स्पोर्ट्स गाइड थे, रिपोर्टर भी थे। उनका रिश्ता काफी रोमांचक था। 11 साल साथ रहने के बाद उन्होंने बच्चे का फैसला किया। और एलेक्सा बताती हैं कि गर्भधारण के पहले ही दिन उन्हें लगा जैसे कोई छोटी आत्मा उनके शरीर में आ गई है। वाह, ये काफी इंट्यूटिव अनुभव है। हाँ, बेटे लूका के जन्म के बाद तो उनकी जिंदगी खुशियों से भर गई। जॉर्ज को एक टीवी शो भी मिल गया था। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन जब लूका करीब 1 साल का था, तभी जॉर्ज की एक हवाई जहाज दुर्घटना में अचानक मृत्यु हो गई। ओह। एलेक्सा उस पल को याद करती हैं जब उन्हें फोन पर यह खबर मिली। उन्हें लगा जैसे उनका शरीर वहीं रह गया और वो उड़कर सीधा दुर्घटना वाली जगह पर जॉर्ज के पास पहुंच गई। उन्होंने बड़ी निराशा में जॉर्ज से कहा, ऐसा नहीं होना था। हाँ। जाहिर है, लेकिन उन्हें तुरंत एकदम साफ जॉर्ज का जवाब सुनाई दिया, हाँ एलेक्सा, ये ऐसा ही होना था। ये बहुत खास बात है। दुख के ऐसे चरम पल में, जब चेतना शायद सामान्य सीमाओं से परे होती है, इस तरह का एक स्पष्ट संदेश मिलना जो किसी बड़ी योजना या कह सकते हैं नियति की तरफ इशारा कर रहा हो, ये अक्सर आत्मा के स्तर की समझ या संवाद की पहली झलक हो सकती है। हाँ, ये दिखाता है कि शायद संवाद सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल। जॉर्ज की मृत्यु के बाद के दिनों में घर दोस्तों और परिवार से भरा था। फिर भी एलेक्सा ने जॉर्ज की उपस्थिति को बहुत मजबूती से महसूस किया। एक रात जब वो लूका को सुला रही थी, उन्हें ऐसा लगा जैसे जॉर्ज ने उन दोनों को गले लगाया है और वो जैसे प्रकाश के एक स्तंभ में बदल गए हों। एक सुरक्षा का एहसास। हाँ, और फिर एक और हैरान करने वाला वाकया हुआ। कुछ रातों बाद एलेक्सा लूका को छत पर ले जाकर रोज की तरह गुड नाइट कह रही थी। गुड नाइट पापा, वो बाहर हैं और हमेशा तुम्हारी देखभाल करेंगे। जब वो लूका को अंदर ला रही थी, लूका ने दरवाजे के बाहर देखा और कहा, बाय बाय पापा। अच्छा। हाँ, और ये पहली बार था जब लूका ने पापा शब्द बोला था। एलेक्सा के लिए एकदम साफ था कि लूका ने अपने पिता को देखा था। बच्चों का हाँ इस तरह के अनुभवों के प्रति ज्यादा खुला होना सुना है। उनकी चेतना शायद अभी उतनी कंडीशनिंग से प्रभावित नहीं होती ना। सही कहा। तो लूका का इतनी सहजता से पापा कहना और उन्हें देखना, ये इस बात को बल देता है कि बच्चे शायद इन सूक्ष्म चीजों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। बिल्कुल। एलेक्सा ने फिर बड़े फैसलों पर जॉर्ज से सलाह लेना भी शुरू किया। उन्हें महसूस हुआ कि जॉर्ज उन्हें मेक्सिको सिटी से दूर एक छोटे शहर में जाने के लिए गाइड कर रहे हैं। और एक रात मोमबत्ती जलाकर वो जॉर्ज से बात कर रही थीं, तभी उनके मन में अंग्रेजी में इंटरडायमेंशनल पेरेंटिंग शब्द आया। उन्होंने ये शब्द पहले कभी नहीं सुना था, पर उन्हें इसका मतलब और इसका महत्व वो तुरंत समझ आ गया। ये दिलचस्प है। मतलब ये शब्द बाहर से नहीं आया, किसी किताब से या किसी से सुनकर नहीं, बल्कि अंदर से आया। हाँ। एक तरह के इंट्यूशन या कह लें डाउनलोड की तरह। ये अक्सर गहरे व्यक्तिगत और आध्यात्मिक अनुभवों के साथ होता है। कोई नई शब्दावली या समझ जो पारंपरिक ज्ञान से परे हो, वो सहज रूप से उभर आती है। और लूका का संपर्क भी जारी रहा। कुछ समय बाद लूका ने घर में रहने वाले सब लोगों का चित्र बनाया। माँ, लूका, नैनी, कुत्ते और एक अंडाकार सी थोड़ी धुंधली सी आकृति। अच्छा। पूछने पर लूका ने कहा, पापा। जब एलेक्सा ने पूछा कि पापा अलग क्यों दिखते हैं,
तो लूका ने बस कहा, पता नहीं, वो ऐसे ही हैं। जैसे वो उन्हें ऊर्जा या प्रकाश के रूप में देख रहा हो। हाँ, शायद। एलेक्सा ने जॉर्ज के साथ और भी अनुभव शेयर किए। एक बार टेमाजाकल, जो मेक्सिकन स्वेट लॉज होता है, उसमें ध्यान के दौरान उन्होंने जॉर्ज को घर के टेरेस पर सोफे पर बैठे देखा। एक और बड़ा मार्मिक पल था जब उन्होंने जॉर्ज को लूका के कमरे में खड़े देखा, अपने सोते हुए बेटे को छूने के लिए जिसे तरसते हुए। एक और शक्तिशाली अनुभव उन्हें सपने में हुआ। अलेक्सा ने देखा कि वो सिस्टीन चैपल की वो मशहूर पेंटिंग है ना, क्रिएशन ऑफ एडम, हाँ, उसके पास उड़ रही हैं। जैसे ही सपने में ईश्वर और आदम की उंगलियां छुईं, एक धमाका हुआ, बहुत रोशनी हुई। फिर उन्होंने एक पुराने फोटो बूथ का पर्दा खोला और अंदर जॉर्ज को देखा, पहले से कहीं ज्यादा तेजस्वी, सुंदर, जैसे अपने असली ऊर्जावान रूप में। सपने और दर्शन ये अक्सर गहरे सिंबॉलिक होते हैं। सिस्टीन चैपल वाली छवि दो आयामों, फिजिकल और नॉन फिजिकल के बीच संपर्क का एक शक्तिशाली प्रतीक हो सकती है। हाँ, हो सकता है। और जॉर्ज का ज्यादा तेजस्वी दिखना वो शायद उनके आत्मा के सार को, मतलब भौतिक सीमाओं से मुक्त अवस्था को दर्शाता है। ये अनुभव सिर्फ यादें नहीं हैं, ये सक्रिय संवाद या उपस्थिति के संकेत हो सकते हैं। एलेक्सा को एक दोस्त के जरिए जॉर्ज का एक लंबा संदेश भी मिला। वो दोस्त आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ सकती थी। अच्छा। संक्षेप में जॉर्ज ने कंफर्म किया कि वो हमेशा मौजूद हैं और ये इंटरडायमेंशनल पेरेंटिंग संभव है और हो रहा है। उसने एलेक्सा को अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करने को कहा। उसने लुका की आत्मा को बहुत प्राचीन और बुद्धिमान बताया और कहा कि एलेक्सा का काम सेवा का है, उसे खुद पर शक नहीं करना चाहिए। ये काफी पुष्टि देने वाला संदेश रहा होगा। हाँ, एलेक्सा कहती हैं कि इस समझने कि ये सब किसी बड़ी योजना का हिस्सा था, उन्हें जॉर्ज के प्रति गुस्से को कम करने और उन्हें माफ करने में बहुत मदद की। वो दुख झेल रहे दूसरे माता पिता को सलाह देती हैं कि पीड़ित महसूस करने के बजाय दुख को पूरी तीव्रता से महसूस करें, लेकिन साथ ही दुख के पर्दे के पार संभावना को भी देखें। सही। और इस अवसर के लिए आभारी रहें कि वे शरीर के साथ या बिना शरीर के यहाँ होने का मतलब समझ सकें। और जिन बच्चों ने माता पिता खो दिए हैं, उनके लिए एलेक्सा की सलाह है, उनकी उपस्थिति पर विश्वास करें। रात में या प्रकृति में उनसे जुड़ने की कोशिश करें, उनसे ऐसे बात करें जैसे वे वहीं हों। स्कूल के बारे में, अपनी चिंताओं के बारे में बताएं। एक कनेक्शन बनाए रखने की कोशिश। हाँ, ताकि उन्हें महसूस हो कि उनके माता पिता अब भी उनके साथ हैं। अच्छा, अब हम पैमेला नाम की चैनलर के माध्यम से मिले कुछ और गहरे दृष्टिकोणों पर आते हैं। पैमेला ने जेशुआ नाम के एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक और खुद जॉर्ज को चैनल किया। हाँ। सबसे पहले जेशुआ ने इंटरडायमेंशनल पेरेंटिंग को डिफाइन किया। उनके अनुसार ये भौतिक दुनिया छोड़ चुके माता पिता और भौतिक दुनिया में बच्चे के बीच एक प्रेम भरा रिश्ता है। इसमें माता पिता की ओर से देखभाल, प्रतिबद्धता और समर्थन शामिल है। और यहाँ खास बात ये है कि ये आमतौर पर माता पिता की आत्मा के विकास की योजना का हिस्सा होता है। अच्छा। इसके लिए उन्हें अपनी तीव्र भावनाओं जैसे दुख, चिंता, गुस्सा, इनसे ऊपर उठकर आत्मा के स्तर की जागरूकता तक पहुंचना होता है। अच्छा। और जेशुआ ने ये भी साफ किया कि ये एस्ट्रल लेवल से नहीं होता। एस्ट्रल मतलब जो पृथ्वी से जुड़ा होता है, जहाँ अक्सर अधूरी भावनाएं और मोह होता है। ये उससे नहीं बल्कि एक ऊंचे आध्यात्मिक क्षेत्र से होता है, जहाँ ज्यादा स्पष्टता और स्वतंत्रता होती है। ठीक है। और पामेला ने जॉर्ज को भी चैनल किया। हाँ। जॉर्ज ने एलेक्सा और लूका के लिए अपने गहरे प्यार और दुख को व्यक्त किया, लेकिन साथ ही साफ किया कि वो अब प्रकाश और शांति की जगह पर है। उसने ये जानकारी शेयर करने की इच्छा जताई ताकि दूसरे दिवंगत माता पिता, जो शायद एस्ट्रल क्षेत्र में दुख और हानि की भावनाओं में फंसे हो सकते हैं, उन्हें मुक्ति पाने में मदद मिले। जॉर्ज ने एक बहुत अहम नुक्ते पर जोर दिया। आत्मा की योजना में प्रवृत्तियां और संभावनाएं होती हैं, लेकिन आजाद इच्छा मतलब फ्री विल वो भी बहुत मायने रखती है। अच्छा, कैसे? मतलब कोई व्यक्ति इंटरडायमेंशनल पेरेंट बनने की योजना के साथ आ सकता है, लेकिन मरने के बाद अपनी भारी भावनाओं में इतना फंस जाए कि वो भूमिका पूरी तरह न निभा पाए। ओह, ये भी हो सकता है। हाँ, और दूसरी तरफ कोई व्यक्ति जिसकी ऐसी कोई पहले से योजना नहीं थी, वो भी अपनी इच्छा और आध्यात्मिक विकास के जरिए इस भूमिका में आ सकता है। योजनाएं बस एक दिशा दे सकती हैं, लेकिन चुनाव हमेशा रहता है। ये तो दिलचस्प है। जेशुआ ने एलेक्सा और जॉर्ज की पूर्व जन्म योजनाओं के बारे में भी कुछ बताया था। हाँ, कुछ दिलचस्प बातें बताई। उनके बीच कई जन्मों का गहरा बंधन था।
कभी कभी इतना मजबूत कि ये दूसरों के साथ उनके रिश्तों में थोड़ी बाधा भी बनता था। अच्छा। हाँ, तो जैशुआ के अनुसार जॉर्ज की जल्दी मृत्यु एलेक्सा की आत्मा की योजना का हिस्सा थी। वो नुकसान से निपटना सीखना चाहती थी और धैर्य, विश्वास, समर्पण जैसे गुण विकसित करना चाहती थी। साथ ही वो इंटरडायमेंशनल पेरेंटिंग में एक तरह से अग्रणी बनना चाहती थी और जॉर्ज के साथ उसका जो मजबूत आत्मा संबंध था वो इसे संभव बनाता था। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि हानि से धैर्य और समर्पण कैसे बढ़ेगा। हाँ, विरोधाभासी लगता है, लेकिन जैशुआ के अनुसार उनका ये वर्तमान संबंध, मतलब भौतिक शरीर के बिना वाला, वास्तव में उन गुणों को विकसित करने में मदद कर रहा है। आत्मा के दृष्टिकोण से देखें तो ये उनके बंधन के जो संभावित नेगेटिव पहलू थे, जैसे अत्यधिक मोह जो प्रगति रोक सकता है, उसको दूर करने का, और पॉजिटिव पहलू यानी मजबूत आत्मा संबंध का इस्तेमाल करने का एक रचनात्मक तरीका था। लेकिन दुख के बीच इस आत्मा के दृष्टिकोण तक पहुंचना ये आसान तो नहीं होता होगा। पामेला ने जब पूछा कि ये कैसे करे, तो जैशुआ ने क्या सलाह दी? जैशुआ ने कहा कि सबसे पहला कदम है दर्द को स्वीकार करना, जैसा वो है उसे महसूस करना, उससे लड़ना नहीं। प्रतिरोध ही सबसे बड़ी बाधा है। दर्द को महसूस करने की अनुमति देना, साथ ही आत्म प्रेम, सेल्फ लव डेवलप करना, धीरे धीरे शांति और समर्पण के पलों को खोजना। जब हम दर्द को अनुमति देते हैं तो चेतना आत्मा के स्तर के करीब आती है। फिर समझ इंट्यूशन के जरिए उभरती है, अचानक आए विचारों या एहसास के रूप में, न कि दिमागी विश्लेषण से। इसके लिए न जानने की स्थिति में रहने का साहस चाहिए होता है। और जैशुआ ने यह भी कहा कि जॉर्ज ने भी कम उम्र में जाने और दूसरी तरफ से पिता बनने की योजना बनाई थी। इसका कारण कर्म से जुड़ा था। हाँ, कर्म यानी हमारे कामों के नतीजे जो आत्मा के स्तर पर संतुलन मांगते हैं। जैशुआ ने बताया कि एक पिछले जीवन में जॉर्ज एक क्रांतिकारी समूह का हिस्सा था और उसने एक निर्दोष व्यक्ति को मार डाला था जिसके छोटे बच्चे थे। उस व्यक्ति ने दया की भीख मांगी थी, लेकिन जॉर्ज ने करुणा नहीं दिखाई। इसलिए जॉर्ज की आत्मा इस जीवन में ये अनुभव करना चाहती थी कि पत्नी और छोटे बच्चे से बिछड़ना कैसा होता है, ताकि वो संतुलन बना सके और करुणा सीख सके। अच्छा। जॉर्ज ने चैनलिंग में बताया भी कि इस योजना की समझ की वजह से मृत्यु के बाद भावनात्मक सदमे से उभरना उसके लिए तुलनात्मक रूप से आसान था। और लूका, क्या उसने भी इस योजना में सहमति भी थी? जैशुआ के अनुसार हाँ, लूका भी जॉर्ज से एक पिछले जन्म से जुड़ा था। उस जन्म में लूका एक शांत, अंतर्मुखी पुजारी था और जॉर्ज एक जोशीला, क्रांतिकारी युवक जो उससे गाइडेंस लेने आता था। लूका की आत्मा जॉर्ज की आत्मा की योजना में मदद करना चाहती थी और जानती थी कि वो पिता के नुकसान से निपट लेगा। दूसरी तरफ एलेक्सा और जॉर्ज की ऊर्जा लूका को वो दे रही थी जिसकी उसे आत्मा के स्तर पर जरूरत थी। आत्मविश्वास, दुनिया में भागीदारी, खुद को व्यक्त करने की ताकत। ये पूर्व जन्म योजनाएं तो काफी जटिल लगती हैं। मतलब जीवन की घटनाएं, खासकर दर्दनाक वाली, आत्मा के विकास के लिए कई स्तरों पर चुनी जा सकती हैं। बिल्कुल, ये नियतिवाद नहीं है, बल्कि आत्मा के स्तर पर किए गए चुनाव हैं, जिनमें अक्सर शामिल सभी आत्माओं की सहमति होती है। ये हमें घटनाओं को सिर्फ सतह पर देखने के बजाय उनके गहरे अर्थ और मकसद को समझने के लिए प्रेरित करता है। और जैसा जैशुआ और जॉर्ज दोनों ने जोर दिया, लूका को पीड़ित के तौर पर न देखना बहुत जरूरी है, बल्कि उसकी आत्मा की शक्ति और इस अनुभव को संभालने की उसकी क्षमता को पहचानना है। जैशुआ ने इंटरडायमेंशनल पेरेंटिंग में शामिल होने के कुछ और कारण भी बताए थे। हाँ, पृथ्वी पर जो माता पिता बच्चे हैं, उनके लिए बच्चे की मदद करने, अपना दुख कम करने, अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना सीखने, दूसरे आयाम से जुड़ने और समाज में जागरूकता बढ़ाने का तरीका हो सकता है। और बच्चे के लिए ये जीवित माता पिता की मदद करने, परिपक्वता और सहानुभूति जैसे गुण विकसित करने, जीवन का एक व्यापक दृष्टिकोण पाने और दोनों माता पिता के बीच एक पुल बनने का अवसर हो सकता है। तो एक बड़ा व्यवहारिक सवाल उठता है, कोई कैसे जाने कि उनका दिवंगत साथी इस तरह से मदद कर रहा है या नहीं? जैशुआ ने इसका क्या जवाब दिया? जैशुआ ने साफ किया कि ये मुख्य रूप से साथी की उपस्थिति को महसूस करने से पता चलता है, एक सुकून देने वाली, प्रोत्साहित करने वाली और समर्थन देने वाली भावना के रूप में। ये तीव्र भावनात्मक लालसा, मतलब वांटिंग या क्रेविंग, उससे अलग है। वो अक्सर दुख और अकेलेपन से पैदा होती है।
इंट्यूशन एक गहरी शांति और स्थिरता के साथ आती है, न कि तीव्र भावनाओं के तूफान के साथ। अच्छा। अगर बच्चे से जुड़े मामलों को सुलझाते समय अक्सर उनकी उपस्थिति एक प्रेमपूर्ण और हल्के तरीके से महसूस होती है, तो ये एक संकेत हो सकता है। जेशुआ ने बच्चों पर ध्यान देने और उनसे पूछने की भी सलाह दी थी, है ना, बिना दबाव डाले। हाँ, क्योंकि वे ज्यादा खुले हो सकते हैं। उन्होंने अपनी भावनाओं पर भरोसा करने, दिल से दिवंगत साथी का अभिवादन करने और जवाब की प्रतीक्षा करने को प्रोत्साहित किया। और जवाब शब्दों में हो जरूरी नहीं। बिल्कुल नहीं। ये छवियों, भावनाओं या अचानक आए एहसास के रूप में आ सकता है। दिल से जुड़ना है, दिमाग से नहीं। और उन लोगों के लिए जो ऐसा महसूस नहीं करते, उनके लिए क्या कहा? जेशुआ ने उन्हें भी आश्वासन दिया, प्रेम का बंधन कभी नहीं टूटता, हमारे गाइड हमेशा मौजूद रहते हैं। हो सकता है दिवंगत साथी अपनी भावनात्मक हीलिंग पर ध्यान दे रहा हो, या अगले अवतार में चला गया हो, या बस ये उनकी आत्मा का समझौता ना हो। ये किसी भी तरह से विफलता नहीं है। मदद हमेशा उपलब्ध होती है, भले ही साथी सीधे तौर पर शामिल ना हो। क्या ये अनजाने में भी हो सकता है, मतलब बिना सचेत कोशिश के? हाँ, जेशुआ ने कहा, जैसे हमारे गाइड हमारी मदद करते हैं, भले ही हमें पता ना हो, वैसे ही दिवंगत साथी भी अनजाने में हमारे अंदर आशा, विश्वास और भरोसे के बीज बो सकता है। मुख्य बात यह है कि व्यक्ति अपनी अंदरूनी आवाज सुने कि क्या वो सचेत रूप से इस संचार को खोजना चाहता है या नहीं। इन सब के साथ एलेक्सा ने एक बिटवीन लाइव सोल रिग्रेशन यानी BLSR भी किया। ये क्या होता है संक्षेप में? BLSR एक गहरी हिप्नोसिस तकनीक है। इसका मकसद होता है व्यक्ति को उसके वर्तमान जीवन से पहले आत्मा के रूप में बिताए समय की यादों तक ले जाना। माना जाता है कि इस अवस्था में व्यक्ति अपने मार्गदर्शकों, आत्मा समूह और जीवन योजनाओं की समीक्षा करने वाली काउंसिल ऑफ एल्डर्स यानी बुजुर्गों की परिषद से मिल सकता है। तो एलेक्सा के अनुभव में क्या हुआ? अपने गाइड आर्कएंजल गैब्रियल और जॉर्ज से मिली। फिर वे उसे काउंसिल ऑफ एल्डर्स के सामने ले गए। वहां प्रवक्ता एंड्रोमेडा नाम की एक ऊर्जा ने पुष्टि की कि योजना पहले से बनी थी। अच्छा। ताकि जॉर्ज अपनी सही जगह यानी दूसरी तरफ से एलेक्सा और लुका की देखभाल कर सके और लुका इस जीवन में प्रकाश से जुड़ सके। काउंसिल ने एलेक्सा को एक सुंदर छवि दिखाई। एलेक्सा एक नदी की तरह बह रही है, जॉर्ज एक शूरवीर की तरह रक्षा कर रहा है और लुका जंगल में एक योगिनी एल्फ की तरह खेल रहा है। 3 अलग-अलग ऊर्जाएं जो विभिन्न तलों पर साथ मौजूद हैं। वाह। फिर एलेक्सा ने सीधे जॉर्ज से बात की? हाँ, जॉर्ज ने बताया कि उसने उनके लिए वो घर प्रदान किया था। वो रात में लुका की देखभाल करता है। उसने दूसरे शोक संतप्त लोगों के लिए संदेश दिया। वे अकेले नहीं हैं, उनके साथी हमेशा प्यार और सुरक्षा के साथ उन्हें देख रहे हैं। उसने रात में मोमबत्ती जलाने, शांत बैठने और सुनने का सुझाव दिया। उसने एलेक्सा को योजना पर विश्वास करने और पूर्णता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। काउंसिल ने एलेक्सा को आश्वासन दिया कि उसने एक लंबा सफर तय किया है और दुख वास्तव में ज्ञान की एक चमकदार गेंद है। उन्होंने उसे एक ऊर्जावान उपचार दिया और उसके माथे पर एक सितारा रखा जो उसे मार्गदर्शन देगा। ये BLSR अनुभव एलेक्सा के लिए बहुत शक्तिशाली रहा होगा। इसने न सिर्फ उसके पहले के इंट्यूशन और अनुभवों की पुष्टि की, बल्कि जेशुआ और जॉर्ज के चैनल किए गए संदेशों को भी बल दिया। हाँ। इससे उसे गहरा सुकून और अपने रास्ते पर आगे बढ़ने की एक निश्चितता मिली होगी। तो एलेक्सा, जॉर्ज और लुका की ये पूरी कहानी, ये वाकई हमें चुनौती देती है कि हम मृत्यु, हानि और संबंध की अपनी जो स्थापित धारणाएं हैं, उन पर सवाल उठाएं। बिल्कुल। ये संभावना की ओर इशारा करती है कि भौतिक अलगाव शायद अंत नहीं है। हाँ। और ये विचार कि आत्माएं जानबूझकर ऐसी चुनौतीपूर्ण योजनाएं चुन सकती हैं, ये हमें विक्टिमहुड यानी पीड़ित होने की मानसिकता से बाहर निकालता है। सही कहा। यह है आत्मा की अंतर्निहित शक्ति, उसके साहस और सीखने की गहरी इच्छा को उजागर करता है। इसे सिर्फ त्रासदी के रूप में देखने के बजाय आत्मा के विकास के एक जटिल लेकिन उद्देश्यपूर्ण अध्याय के रूप में देखने का दृष्टिकोण मिलता है। जॉर्ज की उपस्थिति सिर्फ सीधे संचार या सपनों तक ही सीमित नहीं है। जैसा एलेक्सा लुका को समझाती है, जॉर्ज प्रकृति में संकेतों में भी मिल सकता है। हाँ, अचानक मिला एक पंख, दिल के आकार का बादल या कोई खास पक्षी। जेशुआ ने भी पुष्टि की कि संचार कई रूपों में आता है। छवियां, भावनाएं, अचानक होने वाले एहसास। महत्वपूर्ण है कि हम इन सूक्ष्म इशारों के प्रति खुले रहें। निश्चित रूप से इस तरह के अनुभव को स्वीकार करने और उससे जुड़ने के लिए विश्वास,
आत्म जागरूकता और अपनी सीमित मान्यताओं को छोड़ने की इच्छा शक्ति चाहिए। जैसा जेशुआ ने इशारा किया था, अगर हम अंदर से मानते हैं कि हम अयोग्य हैं, तो शायद दूसरी तरफ से आने वाला प्यार हम तक पूरी तरह न पहुंच पाए। इसलिए अपने अंदर आशा, विश्वास और भरोसे के बीज बोना, खुद को उस प्रेम के योग्य समझना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज की ये गहन चर्चा हमें इस संभावना पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है कि हमारे प्रियजन भले ही भौतिक रूप से हमारे साथ ना हो, हाँ, फिर भी हमारे जीवन का अभिन्न अंग बने रह सकते हैं। वे हमें प्यार और समर्थन दे सकते हैं, शायद उन तरीकों से जिनकी हमने पहले कल्पना भी नहीं की थी। और ये हमें अपने इंट्यूशन, अपनी अंदरूनी आवाज पर भरोसा करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। साथ ही संचार के उन सूक्ष्म तरीकों के प्रति खुले रहने के लिए प्रेरित करता है जो शब्दों से परे हैं। भावनाएं, संकेत, अचानक मिलने वाला आंतरिक ज्ञान। शायद अंत में विचार करने योग्य एक सवाल ये है, क्या हो अगर दुख का अनुभव, हानि की वो गहरी चुभन वास्तव में हमें संबंध के एक गहरे आत्मा स्तर के रूप को खोजने का निमंत्रण दे रहा हो। एक ऐसा संबंध जो भौतिक सीमाओं से परे है और शायद पहले से भी ज्यादा शुद्ध और शक्तिशाली हो सकता है। बहुत गहरा विचार है। इस पर विचार करते रहें,